बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद की चर्चा एक बार फिर से गर्म है। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सितारों का उदाहरण देते हुए लोगों को विनीत रहने और खुद को देवता मानने से बचने की सलाह दी। आवश्यक असेल तेव्हा चमकलंच पाहिजे, पण चमकतो तेव्हा ती आपल्या डोक्यात जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे। आपलं जीवन जितकं चांगलं करता येईल तितकं करावं, म्हणजे चमकू नये कुणी असं मी म्हणत नाही। प्रत्येकाने देव झालं पाहिजे, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। वैसे तो मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मेरी मां जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल रूप से पैदा हुआ हूं। उनके निधन के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मुझे भगवान ने किसी खास मकसद के लिए भेजा है, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसा करने की क्षमता, शक्ति, शुद्ध हृदय और प्रेरणा भी दी है। अब जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री के दावे को लेकर उन पर निशाना साधा है। साथ ही जयराम रमेश ने कहा है कि हर बीतते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर सवाल चुनावों के दौरान ही उठने लगे थे, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी उस दौर से आगे निकल चुकी है जहां उसे हर बात में आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। चुनाव के बाद मोहन भागवत ने मणिपुर में शांति, विपक्ष को विरोधी ना कहने और सेवक कहलाने के लिए अहंकार त्यागने की सलाह दी थी। उसे भी प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ा गया। यही नहीं, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और रतन शारदा ने बीजेपी को नसीहत देने के लहजे में लेख लिखे। हाल में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जाति जनगणना पर एक तरह से विपक्ष के स्टैंड को सही ठहराया था। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में वाकई खटास आ गई है? अगर हाँ, तो इसकी वजह क्या है और देश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? दोनों पक्षों की तरफ से इसे सुधारने की कोई कोशिश भी हो रही है? राजनीति में इशारों या संकेत में बात कहना बहुत आम है और उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ लेना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है, जो लोग राजनीतिक पत्रकारिता करें या राजनीतिक दिलचस्पी रखते हैं, कि कोई भी बात बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के या बिना किसी अर्थ के या बिना किसी संदर्भ के या बिना किसी उद्देश्य के कहीं नहीं जाती। और ख़ास तौर पर जब आरएसएस की बात हो तो वो लोग बहुत ही इशारे में बात करते हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार ऐसा दिख रहा है, ऐसा संकेत या आभास मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी और या सरकार और या मोदी जी और आरएसएस के बीच में खटास बढ़ी है। ये बात उन्होंने दूसरी बार कही है। अहंकार की बात कही जा चुकी है, खुद को भगवान नहीं मानना चाहिए, विरोधियों को यानी विपक्ष को विरोधी न माने। कई सारे लेख लिखे हैं इसमें, रतन शारदा ने भी लिखा, इंद्रेश जी ने भी कई जगहों पे बोला। तो ये लगातार जो बढ़ रहा है उसको समझने की कोशिश है कि ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग संदर्भ देने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को क्यों जोड़ के देखा जाता है, संघ तो ऐसे ही बोलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संघ कोई भी चीज़ बिना सोचे नहीं बोलता है, और अगर उसने कुछ बोला तो उसके पीछे कोई निहितार्थ ज़रूर होगा। उसी को आज परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई सवाल इसमें बार बार उठ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है। आज जिनसे चर्चा होगी उसमें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, साथ ही विजय त्रिवेदी जी और अवधेश कुमार जी, साथ ही लेखक और राजनीतिक विश्लेषक करण वर्मा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज विनोद जी बहुत दिन बाद हमारे शो में आए, सर विशेष स्वागत है आपका। आप ही से शुरू करते हैं। विनोद जी, ये जो हम लोगों ने देखा कि लगातार ये बात निकल के आ रही है और अभी फिर उन्होंने पुणे में ये बात कही, आपको क्या लगता है ये क्यों बार बार ये बात कह रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं नीरज जी? विनोद जी सर, विनोद नहीं, विजय त्रिवेदी जी से पूछ रहे हैं या विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहे हैं? नहीं, विनोद अग्निहोत्री जी से। मैंने कहा ना, आप बहुत दिन बाद आपसे शुरू करते हैं आज। नहीं, क्योंकि संघ के विशेषज्ञ और निपुण तो हमारे
विजय जी हैं, किताब लिख चुके हैं, अवधेश जी हैं। तो मैं तो संघ को दूर से बाहर से ही देखता समझता हूँ, जो समझ है उसको लेकर के उतने ही मैं बोल सकता हूँ। देखिए, ये तो पहली बार नहीं हुआ नीरज जी। संघ और सत्ता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पहले भी इस तरह की इशारों इशारों में बात होती है, इशारों इशारे कई बार सीधे बातचीत भी होने लगी थी। अटल जी के जमाने में भी जब सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे तो पहले इशारों में बात होती रही, और उसके बाद तो एक वक्त ऐसा है कि सुदर्शन जी बिल्कुल खुल करके सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। रज्जू भैया तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि जब सत्ता के दो केंद्र हो जाते हैं, एक सरकार का, एक संगठन का, और संगठन से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस मात्र संस्था है, मात्र संगठन है, और वही के स्वयंसेवक भाजपा में और तमाम सारे अनुषांगिक संगठनों में जाते हैं। तो संगठन की जो सत्ता है वो उसका केंद्र बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और संघ प्रमुख उसके प्रमुख हैं, उसके शीर्ष हैं, और सरकार, भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उसके शीर्ष पे है। तो अटल जी के समय में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी और आज भी उत्पन्न हो रही, दिखाई पड़ रही है। मतलब अब आपने खुद जिक्र किया, आपकी जो शुरुआती संबोधन हो रहा था उसमें जो है कि बताया गया कि जब चुनाव, लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद मोहन भागवत जी ने कैसे नसीहत दी थी कि भाई मणिपुर पर की भी चिंता करनी चाहिए, और बहुत अहंकार में नहीं रहना चाहिए, और इस तरह की उन्होंने बातें की। और बीच बीच में वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। मोहन भागवत जी के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने और भी पहले के भी सरसंघ चालकों को देखा समझा है। मोहन भागवत जी कई बार जो समय और वक्त की नब्ज है उसको बहुत बेहतर तरीके से पहचान लेते हैं, चाहे वो मुसलमानों को लेकर के उनके प्रयास हो, या उनके बयान हो, या हिंदुओं के और मुसलमानों के पुरखों को लेकर के बात हो, कुल मिलाकर के, या सरकार पर का मामला हो, तो वो समय और जनता की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से पहचानते हैं। इसीलिए वो अपने हिसाब से, या आरक्षण का मुद्दा हो, अब आरक्षण पर 2015 में उन्होंने जो बयान दिया था कि समीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2000 साल से जिन जातियों को, जिन समाजों को, जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ है उसके लिए 200 साल तक भी आरक्षण रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, दोनों बयानों में विरोधाभास है, लेकिन मुझे लगता है वो नब्ज को, जनता की नब्ज को पहचान करके वो अपना स्टैंड जो है स्पष्ट करते हैं, अपना रुख साफ करते हैं। 2024 के जब चुनाव नतीजे आए तो उनको इस बात का एहसास तो था संघ को कि इस बार मामला जो है 2000, भले मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी में सब जगह 400 पार का नारा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने मेरे मित्र हैं, उनके पदाधिकारी, मोहन जी से तो मेरा कोई सीधा है नहीं परिचय, मैं तो उनके बयान वगैरह देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और जो पदाधिकारी हैं उनसे, जिनसे मेरी बात होती थी, सबको इस बात पे संदेह था कि 400 पार का नारा जो है फलीभूत हो पाएगा, और सब ये मान के चल रहे थे आमतौर पर कि अगर 272 भाजपा के अकेले आए हैं तो इसी को सफलता माना जाना चाहिए, वो भी मुश्किल है। तो जब नतीजे आए तो बात सही साबित हुई, और मोहन जी ने उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दी। कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में जो लेख था वो उसकी चर्चा हम सब कर चुके हैं। खुद खुशबोले जी ने जैसे कहा था कि भाई खाली मोदी और मंदिर, इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्होंने बेरोजगारी की बात भी की थी और बहुत सारी बातें की। तो मुझे लगता है कि संघ, क्योंकि उसका अपना एक फीडबैक है, अपना सिस्टम है, उसके संगठन है, उसके तमाम सारे वर्ग हैं जो लोगों के बीच में काम करते हैं सीधे। शायद भारतीय जनता पार्टी को के लोग उस तरह से जनता के बीच काम नहीं करते जैसे संघ के लोग करते हैं, या किसी भी राजनीतिक दल के लोग आप उस तरह काम नहीं करते। एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग किया करते थे, कांग्रेस के लोग भी करते थे एक समय में, जनसंघ के जमाने में जनसंघ के लोग करते थे, लेकिन संघ के लोग अभी भी जनता के बीच में जुड़ करके अपने एजेंडे, अपने विचार, अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, और उनको एक सही फीडबैक मिलता है। मैं एक बात करके अपनी बात को विराम दूंगा कि चुनाव के दौरान जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, कई चरणों में मतदान हो रहा था, तो संघ के एक पदाधिकारी से, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने कहा, विनोद जी, ये संविधान वाला मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि हमारे बौद्धिक में आमतौर पर स्वयंसेवक कोई प्रश्न नहीं करते, जो बात कही जाती है उसको सुनते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पिछड़े और दलित समाज के स्वयंसेवक है वो खड़े होकर पूछ रहे हैं कि संविधान बदलने की बात क्यों आई और कैसे आई, क्या ऐसा कुछ होना है क्या? बोले इस तरह की शंका कर रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये बात उन्होंने तब कही थी 2014, शायद तीसरे चरण के मतदान के बाद।
तो मैं कह रहा था कि संघ के लोग इस बात को समझ रहे थे और उसी बात को मोहन जी ने रेखांकित किया है। अभी जो बात उन्होंने कही है ताजा संदर्भ में, निश्चित रूप से जयराम रमेश राजनेता है, उन्होंने अपने तरीके से उसको जोड़ा है, लेकिन हम लोग भी जब विश्लेषण करेंगे लगेगा कहीं ना कहीं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात तो है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष का तो काम ही है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो उसका मतलब निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दरार बन गई है, खाई है। अब अवधेश जी की बात चलते हैं। अवधेश जी, ये कई बार समन्वय बैठक हो चुकी है, केरल में भी हुई, फिर अभी इधर उत्तर भारत में भी हुई, सब कुछ लग रहा था ठीक हो गया, हमने इस पर चर्चा भी की थी, अभी फिर एक बयान। क्या दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि मनभेद हो गया है? हर समय आप टारगेट करते रहते हैं, और वो भी उस समय में जब 15-20 दिन बाद चुनाव है। अब ये तो हम पत्रकारों की अपनी समस्या है, पत्रकारिता की भी समस्या है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी के बयान के कांग्रेस के नेता अर्थ लगाते हैं और उस अर्थ पर जो है हमारे मित्र नीरज जी डिबेट करते हैं और हम सबको बोलना पड़ता है। क्या डॉक्टर मोहन भागवत के का जो भाषण है वहाँ दिनकर केन शताब्दी समारोह में पुणे में, दिनकर केन एक मणिपुरी थे और बहुत आधुनिक युग के बड़े समाज सुधारक हुए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम थे और मणिपुर से लोगों को लाकर वहाँ शिक्षा देना, हॉस्टल बनाना, तो उनका शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया है और उसमें उन्होंने कई बातें कही है कि उन्होंने कभी स्वयं को नहीं माना। उनको बारे में लोग बता रहे थे दिनकर केन तो भगवान के अवतार हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि लोग बताने दीजिए, हम तय न करें। कुछ लोगों को लगता है कि बिजली जब जल रही है तो हम बिजली बन के दिखे, लेकिन बिजली जब गिर जाती है तो सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए हम बिजली बने जरूर, स्वयं को बिजली बन के दिखाएं नहीं। तो देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पॉलिटिकल दृष्टि से अगर आप इस पर विचार करते हैं तो ये केवल बीजेपी के लिए होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा और राहुल गांधी जी के लिए नहीं होगा, अखिलेश यादव जी के लिए नहीं होगा। ये तो फिर तो वैसा ही हो गया जैसे पिछली बयान की भी आपने चर्चा की, जो 10 जून को उन्होंने तृतीय वर्ष पहले कहा जाता कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन भाषण में वहाँ 2 स्वामी जी थे जिन्होंने भाषण दिया था, उसको कोट करते हुए कहा था कि सेवक कौन है, सच्चा सेवक कौन है, जिसके अंदर अहंग नहीं आए, जो सेवा से लिप्त नहीं हो। और वो बताया कि इन्होंने कहा है। फिर कबीर दास जी को जो कोट किया था वो बोला था। अब वो है कि मोदी जी के लिए हो गया, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैसेज हो सकता है पहले वाले बयान में। हालांकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैसेज था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन स्वयंसेवकों के लिए था, क्योंकि उन्होंने उसमें चुनाव परिणाम की चर्चा की थी कि अब सरकार बन गई है, ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक है, लेकिन अब उसके अलावे काम करना है। अब उस चुनाव में जिस ढंग से सोशल मीडिया का यूज करके झूठ फैलाए गए, जिस ढंग से अनैतिक बातें की गई, ऐसे देश कैसे चलेगा। जो बड़े लोग हैं जिनको कि देश चलाना है, उनके अंदर नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। और विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है वो दुश्मन नहीं है, चाहे कोई भी विरोधी हो। तो वो सबके लिए अगर उस दृष्टि से था तो वो सबके लिए होता है, लेकिन उसको सीधे लिख लिया कि जिस पार्टी से हमारे रिश्ते हैं उसको तो हम सब कुछ कह देंगे और दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा होता है क्या? डॉक्टर मोहन भागवत इतने बड़े संगठन के सरसंघ चालक है, दुनिया भर में उसके इतने काम है, और स्वयं संघ जो है स्वयं को पूरे काम में अपने को डायरेक्ट पॉलिटिक्स से हमेशा अलग रखने की 1925 से कोशिश की है। राजनीति में भूमिका उतनी ही होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई समस्या आती है, बात आती है, हमसे बात करने आते हैं तो सुझाव देंगे, कार्यकर्ता मांगते हैं तो कार्यकर्ता देंगे, चुनाव के समय सहयोग चाहिए तो चुनाव करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में नहीं बेरना है, हमको लंबा काम करना है। अब आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि आरएसएस ऐसी संस्था है कि कुछ भी बोल दीजिए, वो खंडन करने तो उनको आना नहीं है, क्योंकि इसमें वो पढ़ते नहीं है। ये बयान समूचे देश के लिए है, उसमें पॉलिटिक्स भी आता है कि हम सब लोग अपना काम करें और फिर लोगों को निर्णय करने दें कि हम क्या हैं। अब इसमें मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी भी अगर आ जाते हैं, अवधेश कुमार भी आ जाते हैं, उसमें विजय त्रिवेदी जी भी आएंगे, उसमें नीरज वाजपेयी भी आएंगे, उसमें राहुल गांधी भी आएंगे। वो सब के लिए इस समय संघ और बीजेपी का कम्युनिकेशन ठीक ठाक है।
ये मैं आपके शो में ही पूरे स्पष्टता से कह चुका था कि 3 वर्ष से कम्युनिकेशन में कमी रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में संघ ने किसी एक भी उम्मीदवार के लिए भाजपा से बात नहीं की। यद्यपि संघ की जो भूमिका है मतदाता जागरण की, बैठ के करने की, वो सब काम उन्होंने किया, लेकिन वो इस प्रकार से, लेकिन अब कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, बैठ के ले रहे हैं, बातचीत हो रही है, बीजेपी भी पास आई है, लेकिन संघ का काम बीजेपी को चलाना नहीं है। संघ जो है देखिए जन संगठन नहीं है। संघ जो जन संगठन हो, मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बीजेपी का काम संघ कर देगी। बीजेपी का काम बीजेपी को करना है। और सरसंघ चालक को कोई बात करनी होगी तो मैं फिर इस पर जोर देता हूं, इतना कम्युनिकेशन है कि वो डायरेक्ट फोन कर लेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को बताना होता है तो कई बार भाषण में वो बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका उतना निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। कांग्रेस ने तो कह दिया, जयराम रमेश के लिए तो ये भाषा हो ही नहीं सकती है। और तो ये तो एक विषय कांग्रेस जो है संघ के बयान का अर्थ लगा के बता रही है कि ये सरकार इसको कमजोर हो रही है। तो ये तो कांग्रेस अपना लगाती रहे। और कांग्रेस के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं वो कि आप स्वयं को मत मान लीजिए? राहुल जी और अखिलेश जी या विपक्ष का कोई नेता इसको सुनता होगा अपने लिए, ऐसा मुझे संदेह है, पहला। दूसरा, जब आरक्षण के लिए उन्होंने 2015 में बयान दिया था बिहार वाले में, तो उसके राजनीतिक परिणाम हम लोगों ने देखे थे। तीसरा, वैचारिक संस्था है, बहुत सोच के बोलते हैं, ऐसा नहीं संघ वाले कुछ भी बोल दें, उनको कॉन्टेक्स्ट पता रहता है, वो हम लोगों से ज़्यादा अवेयर रहते हैं। तो सर आपके मासूम विश्लेषण में मैं वारी जाऊँ वाला मामला हो गया एकदम। अवधेश जी ने ऐसा नहीं, मासूम नहीं है सर, न तो आप मासूम है न हम मासूम हैं। जी देख रहे हैं, मासूम विश्लेषण नहीं है। मैं जो मेरी जितनी समझ है वो तथ्यात्मक वक्तव्य तथ्यात्मक दे रहा हूं। अब आपको अधिकार है उसका अर्थ लगाने का, आप लगाएंगे। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बाएं दाएं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे सच पता है। विनोद जी कुछ टिप्पणी करना। विनोद जी बताइए क्या सर? आपने बहुत जाति की अवधेश जी के साथ। अवधेश जी का विश्लेषण बिल्कुल मासूम नहीं है, उन्होंने बहुत सीने से रफू किया है, बड़े प्यार से। जैसे रफू किया जाता है ना, तो उन्होंने रफू किया है। जो पैबंद होते हैं उनको बहुत करीने से, मतलब आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि यहाँ कभी पैबंद था, एकदम बढ़िया से रफू कर दिया। अच्छा एक मिनट जरा, विजय आपका थोड़ा लेट होता है, पहले करण के पास चलते हैं। करण वर्मा जी, क्या लगता है आपको ये, मतलब ये मैं तो कह रहा हूँ टाइमिंग भी देखिए आप। जैसे अभी जो अवधेश जी ने कहा ना, उसको अब सीरियस नोट पर मैं बताता हूँ कि आरक्षण का एक बयान किसी 2-4 सांसदों ने दिया, उसके बाद मोदी जी तक सफाई देते रहे, लेकिन वो काम नहीं किया। अब स्वयं अवधेश जी स्वीकार कर रहे हैं कि वो नीचे जाके कर गया। तो ऐसे मौके पर जब आप ये बयान देते हैं कि किसी को भगवान नहीं समझना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बिजली और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो चलिए कि मोदी जी समझ लेंगे, विजय जी या विनोद जी या अवधेश जी कहेंगे अच्छा ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट संघ ऐसे ही बोलता है बौद्धिक में। गांव में कैसे समझाएंगे जाके, जिधर भी चुनाव वोट पड़ना है? नीरज जी देखिए, कुछ बातें मैं मान सकता हूं आपकी, अगर मैं मान भी लूं 2 मिनट के लिए। वैसे तो मैं अवधेश जी से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि काफी बातें इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट कही गई जिनको पिक एंड चूज कर लिया गया, पर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं आपकी बात कि भाई हो सकता है एक इसमें मैसेज हो बीजेपी के लिए हो, मैं मान ली बात। तब भी आप एक बात समझिए, अगर कुछ दूरी रही भी है बीजेपी और आरएसएस के बीच, वो दूरी दिन प्रतिदिन कम ही होगी। आप एक बात समझिए, इनका लार्जर गोल, ये एक आइडियोलॉजिकली बाउंड है दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, स्पेशली आरएसएस। ये वो नहीं है जैसे कांग्रेस पार्टी होती है कि भाई आज हमने कह दिया ना जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे, हम जातिवाद के बिल्कुल विरुद्ध है। अचानक 10-15 साल बाद जातिवाद की बात करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि हमें सूट करता है। ये वो लोग हैं जो 100 साल से एक ही विचारधारा पे टिके हुए हैं, इसलिए इनका जो बड़ा लक्ष्य है नीरज जी वो बिल्कुल साफ है। और दिन प्रतिदिन आज हमने देखा राहुल गांधी जी ने क्या क्या बोला संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में, कि भाई वो औरतों को एक भूमिका में देखते हैं और इसको देखते हैं। तो ऐसे में ये दोनों हमेशा साथ आएंगे। इस बार का जो लोकसभा का अपसेट भी हुआ, जिसको मैं अपसेट कहूंगा, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने दोबारा तीसरी बार, पर तब भी इसके बाद ये करीब ही आए, क्योंकि इन्हें पहली बार ये बात लगनी स्टार्ट हुई कि भाई हमें आपस में बात करनी है। मनमुटाव हो भी, अगर मैं मान भी लूं 1 मिनट के लिए आपकी बात, तो हमें साथ आना है,
बड़ी मुश्किल से हम यहां तक पहुंचे हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियों के संघर्ष के बाद वो मौका आया कि आरएसएस, जिसकी विचारधारा, जिनको इतना प्रताड़ित किया गया था, उनके विचारधारा को सामने रखते हुए पार्टी सत्ता में आई। इसलिए इन्हें इसकी कीमत और पता लगी है, अगर कुछ हुआ है लोकसभा के बाद। और अब कम्युनिकेशन खुला है। जेपी नड्डा जी का बयान आ गया कि भाई हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। वो बैकफायर किया, मैं मानता हूं, बिल्कुल बैकफायर किया। पर अब यहां से इनका जब कॉमन गोल सेम है, तो मुझे नहीं लगता ये मनमुटाव ज्यादा दिन रहेगा। एक आध स्टेटमेंट इधर उधर आ सकती है, चलिए ठीक है, एक दबे जुबान में इशारा भी हो सकता है कहीं हो, पर यह कह देना कि खाई बहुत बड़ी हो गई है और अब भरना मुश्किल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये रिपेयर और रिकवरी के पाथ पर है। अब आफ्टर लोकसभा इन्हें रियलाइज हुआ कि ये देश वापस कास्ट, जिसके विरुद्ध थे ये लोग कि भाई कास्ट से उठ करके एक होना है, ये जब देखते हैं जिस तरह से कास्ट की बात चल रही है, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं अरे तुम्हारी क्या जाति है, मिस इंडिया में क्या जाति है, ये होना चाहिए, तो ये अब दोबारा धीरे धीरे साथ आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि अगर हमने ये सत्ता खो दी तब तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज संघ के जितने मुख्य कार्य थे उसे क्रियान्वित तो बीजेपी ने किया ना। आर्टिकल 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर बनना, इन सबको क्रियान्वित तो बीजेपी ने किया। संघ की विचारधारा पहली बार इस तरह मेन स्ट्रीम में, और मोहन भागवत जी की मेन स्ट्रीम में आई, वो बीजेपी के कारण ही आई, इनके सत्ता के कारण ही आई। तो ये बात भी ये बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये आपस के मन मुटाव में साथ आना छोड़ देंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी होने वाला है। लोकसभा अच्छा, में भले ही हुआ हो, करण एक सवाल और इनको आपसे, हुआ और ये समझ गए। करण ये वाला बयान चलिए पुणे वाला छोड़ देते हैं, चुनाव के तुरंत बाद के जो बयान थे वो क्यों दिए गए थे? क्या उस हार के लिए खाली मोदी जी जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है, संघ जिम्मेदार नहीं है उसके लिए? इतने अगर काम किए हैं जो कोई नहीं कर सकता था और इस सरकार ने करके दिखाए हैं, संघ का एजेंडा लागू हो रहा था, तो फिर क्यों आप उलाहना दे रहे थे? नहीं, पूरी तरह तो नहीं दे रहे थे। ये मैं इसमें अवधेश जी से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, थोड़ा सा पिक एंड चूज हुआ है। उन्होंने बार बार कहा कि भाई चुनाव में जिस तरह से झूठ बोला गया, लोगों ने उठा के कांग्रेस के आईटी सेल ने मिला दिया कि मोदी जी से, जबकि झूठ कांग्रेस ने बोला कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है। उन्होंने ये तक बोला टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। टेक्नोलॉजी का यूज किसने किया था? रेवंत रेड्डी ने किया था। डीप फेक वीडियो को जो रीट्वीट किया था अमित शाह जी के कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो कई बातें इन्होंने कांग्रेस को बोली। कांग्रेस के आईटी सेल ने इधर बहुत नटोरियसली ये एक धारणा बनाने की कोशिश करी है कि संघ और भाजपा में खाई है। मैं कहता हूं, मान भी लूं अगर डिफरेंसेस हैं, मैं तो डिफरेंसेस मानता हूं, खाई नहीं मानता हूं, वो अब डिफरेंसेस कम ही होंगे जब एक ही है कॉमन गोल कि राहुल गांधी हैं जो दोनों को गाली भी दे रहे हैं सुबह शाम, दोनों को कोस भी रहे हैं और दोनों को एक ही ताने बाने में बुन रहे हैं। तो ये दोनों करीब आने ही आने हैं। और कांग्रेस ये एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, बार बार संघ को गाली देने से, जैसे आज राहुल गांधी ने दी, बार बार संघ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने से ये बीजेपी और आरएस को साथ ही लाएंगे। अगर इनका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर है, इनको ये एडवाइस देनी चाहिए कि इस तरह से आप दोनों को अगर टारगेट करेंगे, ये दोनों वैसे ही साथ आ जाएंगे और वैसे भी ये दोनों साथ आएंगे। आप ये समझ लीजिए, बिकॉज इनको समझ आ गया 1% का वोट। नीरज जी, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव दूंगा, इस बार संघ इतना नहीं निकली बाहर लोकसभा में। और मेरी रतन शारदा जी से, जिन्होंने ये लेख लिखा है ना, उनसे बहुत अच्छे संबंध है, उनसे मिलना जुलना लगा रहता है। 1% वोट कम मिला बीजेपी को, 63 सीट का नुकसान हो गया। कम से कम 2 से 3% संघ के एफर्ट्स के कारण 100% एक फर्क आता है उनके मोबिलाइजेशन से। तो बीजेपी भी समझ गई कि 1% की कीमत 63 सीट हो सकती है और मेजोरिटी से नीचे हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है दे विल बिल्ड द ब्रिजेस, एक दूसरे की ओर रीच आउट करके आने वाले दिनों में आप बेहतरी देखेंगे इसमें, आने वाले चुनावों में भी। विजय जी, 2 लोग कह रहे हैं कि खाई पट रही है, हम लोग जबरदस्ती उसको और कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है कि आप बार बार उलाहना देंगे, तंज कसेंगे, कुछ कुछ बताएंगे और ऐसा लगेगा कि ये वाला तंज अखिलेश जी अपने लिए ऊपर ले लेंगे या राहुल जी उससे कुछ सीख लेंगे। ये तो मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखने वाली बात है। मेरा प्रश्न ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों चूँकि एक ही परिवार से जुड़ो तो एक रहेंगे, लेकिन जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इस तरीके की एक बात बहुत भारी पड़ सकती है, फिर भी ये बात कही जा रही है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? और चर्चा होगी अगर आप कुछ बोलेंगे तो। देखिए जी, नीरज जी एक तो आपके सत्संग के लिए बहुत बधाई आपको, जो आप कर रहे हैं। देखिए, एक गाना चलता था, बहुत हिट गाना रहा, इशारों को अगर समझो तो राज को राज न रहना। तो इशारे जो है ना, डोंट नीड एक्सप्लेनेशन। इशारों का मतलब ये होता है कि अपने आप जो समझदार है, जिनके लिए इशारे किए गए हैं, उनको अपने आप समझ आना चाहिए। दूसरे लोग जब इशारे समझने लगते हैं तो या तो गलत तरीके से समझते हैं या गलत तरीके से पढ़ते हैं उनको।
और दूसरी तरफ कुलदीप नायर साहब ने एक किताब लिखी, बहुत हिट हुई उनकी पॉलिटिकल, जिसका टाइटल था बिटवीन द लाइंस। तो इशारों का जो ट्रांसलेशन है वो बिटवीन द लाइंस है, समझे? या बिटवीन द लाइंस को ट्रांसलेट करेंगे तो वो इशारे होते। अब ये इशारे किसने किए हैं, किसको किए हैं, आपका तो जो निजी जीवन भी रहा उसमें आपने बहुत सारे इशारों को समझा होगा, समझाया होगा। तो इशारों को समझने की बात अलग तरीके से। सर ये वाली बात इशारा जो ना किया आपने किसके लिए, बहुत खतरनाक बोली है। चलिए आप कंटिन्यू करिए, बाद में बताऊंगा। किसके लिए इशारा किया उसको समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, एक बात ठीक है, सच है कि आरएसएस और बीजेपी में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन खाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, या तो हम समझ नहीं रहे उस बात को। और वो समझने का मतलब है कि संगठन को समझना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जॉइंट फैमिली की तरह से देखना चाहिए आरएसएस बीजेपी को, जिसको कहते हैं कि क्या कहना चाहिए कि भाई आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बीजेपी को जितनी संघ की जरूरत है अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए, इसको कुछ हद तक इस सच से भी समझना चाहिए, जो लोग नहीं मानते, कि संघ को भी बीजेपी की जरूरत है। अब ये कह देना कि संघ 100 साल से चल रहा है, तो आप समझिए कि पिछले 10 साल में संघ की ताकत कितनी बढ़ी है, कितनी ताकत बढ़ी है। आज संघ का भारत के, हिंदुस्तान के हर जिले में कार्यालय है, उनकी संघ की शाखाएं बढ़ी हैं, संघ के स्वयंसेवक बढ़े हैं, संघ की ताकत बढ़ी है, संघ का एजेंडा बढ़ा है, संघ के एजेंडा को पूरा किया गया है। और ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, समझ रहे हैं? ये सच है। अब आप वो नड्डा साहब ने जो कहा, आप उन पर कितना भी नाराज हो लें, लेकिन ये बात है। और संगठन बड़ा है कि नहीं बड़ा है, संगठन में भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, संघ के 1 करोड़ हैं, लेकिन संघ उनका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको नंबर से नहीं जोड़ना चाहिए। संघ उनकी आस्था है, संघ उनका विचार है, संघ उनकी सोच है, और वो उस रास्ते पर चलते हैं। बीजेपी उससे डिफर नहीं कर रही, मोटे तौर पर वो डिफर नहीं करती। छोटी छोटी बातें जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं वो हो सकती हैं, उनकी चर्चा लगातार होती रहती है, उस पर भी कोई बात होती है तो संघ भी कह देता है। संघ, और ये कहना कि अब संघ बहुत दूर बैठता है और बीजेपी को बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता, तब आप जो चाहें वो करें, फिर सत्संग करते रहें। फिर दत्तात्रेय होस बोले जब पार्टी के लीडर्स के साथ दिल्ली में मुलाकात करते हैं, या अरुण कुमार जी उत्तर प्रदेश जाकर लखनऊ पहुंचकर मुलाकात करते हैं, तो उसका कोई मायने तो होता होगा, कोई मायने है कि नहीं है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जो मुझे पता नहीं कि उसको किस तरह से किया गया है, क्या नहीं किया, कि भारतीय जो संघ की समन्वय बैठक होती है, उसमें पिछले काफ़ी समय से अमित शाह साहब हमेशा उपस्थित रहते थे। इस बार अमित शाह साहब वहां नहीं थे, कारण कुछ रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा रजिस्टर हुई कि ये बात है। संघ का जो एजेंडा है वो, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मेरे दादाजी जो है ना, वो जब सलाह देते हैं तो वो मेरे लिए देते हैं, मेरे सामने वाले फ्लैट वालों को नहीं कहते कि भैया आप भी ठीक रहो। उनका मोटा पर्पज ये होता है सामने वाला भी सुन ले और ठीक हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो कहते मेरे लिए। तो संघ प्रमुख राहुल गांधी जी के लिए अखिलेश जी और राहुल गांधी जी उनकी बात माने, अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए या उनके लिए कह रहा हूं ऐसा मुझे कम लगता है, ठीक है। लेकिन संघ के सरसंघ चालक अक्सर जो बात है वो अपने स्वयंसेवक के लिए कहते हैं कि स्वयंसेवकों का जो चरित्र निर्माण है, स्वयंसेवकों का जो काम है, उस पर वो ध्यान देते हैं। अब जो अपने आप को स्वयंसेवक मानते हैं वो उसको सुन लें, जो नहीं मानते वो ना सुने, ये दोनों बातें हैं। लेकिन ये मानना कि वो नवाज शरीफ के लिए कह रहे होंगे, अखिलेश यादव के लिए कह रहे होंगे, शाहबाज के लिए कह रहे होंगे, ये थोड़ा सा अतिरेक मुझे लगता है। वो हर कोई आदमी जो होता है वो अपने घर की बात करता है ना, अपने घर के लिए बात कर रहा है। आप उसको मान रहे नहीं मान रहे अलग इशू है, और दूसरे के घर वाले भी मान लें, दूसरे के घर वाले भी मान लें तो भी कोई परेशानी नहीं है। भाई यदि राहुल जी और अखिलेश जी भी मान लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। और संघ भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करता हो तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा। यदि ऐसा होता कि संघ को राजनीति से फर्क नहीं पड़ता जी, विजय जी, 2012 से 2014 तक जी ये मैं लेके आता हूँ सर इसको, एक बार विनोद जी के पास चलता हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था कि देखिए चुनाव के बाद अब ठीक ठाक समय हो गया है,
खाई कहें या मनभेद कहें, मतभेद कहें, थोड़ा डिफरेंसेस कहें अंग्रेजी में, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें और अच्छी लैंग्वेज में, जो भी है अब वो खत्म हो जाना चाहिए। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ये अग्निहोत्री जी, कि जब आप इस जंक्चर पे खड़े हैं जहाँ पे अब आपको सब चीज़ें अलग हटा देनी चाहिए और विपक्ष इतना स्ट्रांग है आपके सामने और आप चुनाव के पहले खड़े हुए हैं, तब आप ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं ले सकते कि हम तो बौद्धिक दे रहे थे, सभी के लिए था वो। अब तो आप उस वर्ज पे खड़े हो कि अगर एक भी स्टेट इलेक्शन और हारेंगे आप तो और आपके खिलाफ नैरेटिव बनेगा, तब आप ये रिस्क कैसे ले सकते हैं? और आपने एक बात कही थी सर कि वो कॉन्टेक्स्ट में 2015 का क्या कॉन्टेक्स्ट था, आरक्षण की समीक्षा करा दी थी बिहार में, वो हार गए, तो सोच के तो बोलते हैं वो। जी विनोद जी। नहीं, देखिए, मैं विजय जी की इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि संघ प्रमुख जी की जो टिप्पणियां हैं जो उन्होंने समय समय पर की है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और भाजपा की कार्यशैली को लेकर के हैं। जो इस समय है वो कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए या सीपीआई एमएल के लिए या सीपीएम के लिए नहीं है। और पता नहीं सीताराम येचुरी, प्रकाश कारत का नाम क्यों नहीं लिया, उनका भी ले देते कि शायद उनको वो भी, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ही लिया। ये वो जो सही कहा कि भाई बुजुर्ग जो होता है या पिता जो होता है अपने बच्चे की चिंता करता है, उसको समझाता, पुचकारता, डांटता, फटकारता, जो भी अपने बच्चे को समझता है, वो पड़ोसी के उसको नहीं करता। हाँ, कभी कभार कोई राय पूछने आ जाए दे दे, अलग बात। तो वो तो सीधे सीधे उनकी जो भी टिप्पणियां हैं वो भाजपा के लिए, भाजपा की नेताओं के लिए है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जैसा जयराम रमेश उसमें तलाश है कि खाई बढ़ गई है और संघ बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा और संघ बीजेपी को कर देगा, वो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी संघ का ही लगाया हुआ पौधा है और कोई भी माली अपने लगाए हुए पौधे को, पेड़ को काटता नहीं है। या कोई माँ, जब मात्र संगठन है तो माँ की तरह है बीजेपी की, अपने बच्चे का गला नहीं घोटती। बच्चा नाराज होता है, गलत काम करता है, बात नहीं मानता है तो समझाया जाता है, पुचकारा जाता है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, और तरीके होते हैं, समझाया जाता है। वही संघ कर रहा। संघ कभी जो है बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा, बीजेपी को खत्म कर देगा। एक बार तो विजय जी को याद होगा, सुदर्शन जी ने तो अलग पार्टी भी बनाने की बात करती थी और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ा था उस पार्टी ने। तो वो इतना ज्यादा इस हद तक आगे चले गए थे और वो सीधा सीधा उनका अटल जी के ईगो का क्लैश था, क्योंकि अटल जी राजनीति में और संगठन में और संघ में उनसे बहुत सीनियर थे और रज्जू भैया के समकालीन थे सुदर्शन जी, तो वो एक ईगो का टकराव था। यहाँ भी एक देखिए, सब व्यक्ति हैं, चाहे वो संघ प्रमुख हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस नेता हो, सबके अंदर मानवोचित कमजोरियां और अच्छाइयां बुराइयां सब हैं। कोई ये कहे कि कोई परमेश्वर का अवतार है, वो निर्विकार है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर ईगो का टकराव नहीं है, वो बिल्कुल वो निरपेक्ष है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस धरा पर जितने भी लोग हैं सबके अंदर ये कमियां थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ ये भी है, ये कुछ ईगो का टकराव भी है। मोहन भागवत जी और मोदी जी उम्र में लगभग समकक्ष हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और संघ की वरिष्ठता में भी करीब करीब जो है मोहन जी थोड़ा सीनियर है उनसे, तो उसके बाद मोदी जी सत्ता के प्रमुख हैं जी। वो जी की जो पूरी कार्यशैली है वो प्रदेश का हिसाब से कुछ मतभेद आंतरिक रहे होंगे, कुछ वो चाहे जो संघ का एक है कि भाई हमारी अगर पार्टी है, अगर हमारे लोग हैं, हम अपने स्वयंसेवक देते हैं, तो हमारी थोड़ी सुनी भी जानी चाहिए। तो कहीं सुनी जाती होगी, कहीं नहीं सुनी जाती होगी। अब भीतर क्या है ये मुझे नहीं पता, अवधेश जी और विजय जी और ये लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईगो का टकराव भी है, कहीं ना कहीं कार्यशैली का मुद्दा भी है। और दूसरा मैं एक चीज बता दूं, मेरी अपनी धारणा है कि संघ के बारे में मेरा ये मानना है कि जब काम बन जाता है तो वो संघ, और बिगड़ जाता है तो दूसरे का, ये हमेशा रहता है। किसी भी चुनाव में आप देखिए, चुनाव अभी अगर 400 पार हो जाता ना, नैरेटिव ये बनता है कि सब संघ ने बड़ी मेहनत की, संघ ने जिता दिया। अब क्योंकि 240 में मामला अटक गया तो संघ घर बैठ गया। और संघ का एक बृहद उद्देश्य है, अब वो हम सब जानते हैं, वो हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व, वो उसका विचारधारा है। उसका व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए अपना उद्देश्य, सिद्धांत और अपना वो संगठन महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब व्यक्तिवाद की राजनीति होती है तो संघ कई बार उसके खिलाफ भी खड़ा होता है, वो चाहे अटल जी का जमाना हो, चाहे आज का जमाना हो, ये भी संघ। और दूसरी बात ये है कि भाई एक गाय है, उसको आदमी पालता पोसता है, चारा खिलाता, सब खिलाता है,
और जब तक वो बढ़िया दूध देती है तो ज्यादा सेवा होती है, जब दूध थोड़ा कम हो जाता है थोड़ी सेवा भी कम हो जाती है। ये सब व्यवहारिक चीजें हैं। और जहां तक आइडियोलॉजी, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो करण ने, कि साहब वो कांग्रेस पहले आरक्षण के विरोध में थी और अब समर्थन में कर रहे, तो संघ ने भी कई बार अपने स्टैंड बदले हैं। अब जातीय जनगणना पर पहले विरोध था, अब जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। तो परिस्थितियां देख के पार्टियां, संगठन सब अपनी अपनी नीतियां और अपने अपने सिद्धांतों में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हैं। मूल आपकी जो विचारधारा है उससे कितना समझौता करते हैं, हिंदुत्व तो उसकी मूल विचारधारा है और धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की मूल विचारधारा है, उससे कितना आप दिखते हैं वो महत्वपूर्ण है। संघ अभी तक हिंदुत्व से नहीं दिखा है, दाएं बाएं रास्ता निकाला है। तो हर संगठन, अब गांधी जी को, अब पुराने जमाने के आप संघियों से बात करिए तो गांधी के खिलाफ आप बोलते मिलेंगे। आज हर संघ का स्वयंसेवक गांधी जी का सम्मान करता है। तो ये समय के अम्बेडकर को लेकर के जी ठीक है विनोद जी, देखिए क्या क्या लेख थे, क्या क्या बयान थे। तो इसलिए विचारधाराएं और उनकी सोच समय के हिसाब से बदलती रहती है और वही ये विनोद जी, ये संगठन होता है। जीवन संस्था की हम लोगों ने कई बार चर्चा की, जो बहुत वाइब्रेंट लाइवली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी खासियत भी होती है कि वो समय के हिसाब से अपनी चीज़ों को बदलते भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। करण, मैं आ रहा हूँ एक बार अवधेश जी इशारे में, देखिए डायरेक्टली कुछ नहीं कहा विनोद जी ने, लेकिन इशारे से उन्होंने बहुत कुछ कहा। बिल्कुल, अब आप लेना चाहो तो अपने ऊपर ले लो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कही हैं। अवधेश जी। नहीं, विनोद जी का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब हमारे विजय त्रिवेदी जी तो इशारों में बात कर रहे थे कि राज को राज रहने दो, पता नहीं कौन सा राज है। मैं तो देखिए आरएसएस को लेके, और एक मुझे शेर याद आ रहा है, जो लोग भी बोल रहे हैं, विनोद जी भी हमारे मित्र हैं, विजय त्रिवेदी जी भी है, बाकी नेताओं के लिए भी, जब दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए। बहुत साधारण सा शेर है, दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए, लेकिन दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। तो आरएसएस को लेके तो जब दिल ही दर्द हो गया हुआ है इस देश में कि हम कुछ भी उसके बारे में अर्थ लगाते हैं, तो उसका क्या कर सकता हूं सर। अब पहली बात तो यह है, सुनिए, कि विजय त्रिवेदी जी के पहले एक दो बात का इनका उत्तर दे दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, जब हम ये मानते हैं ना कि आरएसएस के लिए कुछ ऐसे, मतलब वो एक ऐसी हो कि एक इतना संकुचित हो कि हमारे लिए ये अपने ये पराएं, जब राजनीति के चश्मे से देखते हैं तो ये तो लगता है कि बीजेपी उनकी विचारधारा है, अपने है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी पदाधिकारी, मैं पिछले 10 साल का आपसे पूछ रहा हूं, मोहन भागवत जी से लेकर नीचे तक, कभी किसी राजनीतिक पार्टी को हमारा विरोधी है, दुश्मन है, ये मान के कभी बयान दिया हो? मोहन भागवत जी ने जब 2018 में इसी विज्ञान भवन में बताया था, कांग्रेस पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस ने इस देश को अनेक महापुरुष दिए हैं, हमारे लिए सभी पार्टी भारत की है। पूछा बीजेपी पर क्यों? बीजेपी तो बीजेपी हमसे कार्यकर्ता मांगती है तो देते हैं, हमसे मदद मांगती है देते हैं। दूसरी पार्टी अगर हमसे मदद मांगेगी, कार्यकर्ता मांगेंगे तो उसको भी देंगे, लेकिन वो मांगे तो देखिए, जो लंबा लक्ष्य जिसका हो कि भारत को उस लेवल पर पहुंचाना है, तात्कालिक रूप से एक वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, लेकिन ये केवल हमारे हैं और वो हैं, केवल बीजेपी देश नहीं हो सकता है आरएसएस के लिए कि केवल बीजेपी होगा, और वो बोलेंगे तो केवल बीजेपी के लिए बोलेंगे। इस लेवल की सोच मैंने जितना आरएसएस को समझा है कभी देखा ही नहीं है कि हाँ वहां इस लेवल की सोच हो। इसलिए बिल्कुल मैं इससे, दूसरा ये है कि ये बात ठीक है कि समन्वय में जब वो अध्यक्ष थे तो अमित शाह जी समन्वय में जाते थे, अध्यक्ष नहीं है तो नॉर्मली जो निमंत्रण आता है वो अध्यक्ष और संगठन मंत्री के लिए आता है, तो अध्यक्ष और संगठन मंत्री जाते हैं, उनको जाना चाहिए। संघ, पता मुझे नहीं मालूम है कि संघ ने अमित शाह जी को निमंत्रण दिया था कि नहीं दिया था तो जाते। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैंने स्पष्ट आपके डिबेट में कहा, फिर ये कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन जो दत्तात्रेय होसबोले जी, अरुण जी गए हैं, कितनी बार देखते हैं भाजपा के नेताओं के साथ बैठते हुए। संघ का केवल ये काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी संघ का जो पूरा परिवार है उसमें एक संगठन हो सकता है। संघ का लक्ष्य, संघ ये मानती है जो मैं कि सत्ता
सत्ता से केवल समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज की दौर में सत्ता की अपनी भूमिका है, जैसा करण जी बता रहे थे, जो संवैधानिक तरीके से जो परिवर्तन देश में चाहिए वो सत्ता ही कर सकती है, उतना ही महत्व उसका है। लेकिन धीरे धीरे देश को उस दिशा में ले जाना है जब सत्ता का महत्व समान हो, जब राज्य का महत्व घटे, और एक राज्य विहीन कैसे समाज हमारा बने, वो उस ओर अगर आपको ले जाना है तो इतना आप अनैतिकता से देश नहीं चलता है कि हम कह दें। मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ही नहीं कि वो बीजेपी के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन वो केवल बीजेपी के लिए होगा। जो हमारे अपने हैं उनकी तो हम आलोचना करेंगे कि वो भगवान मानते। इस समय तो पॉलिटिकल पार्टियों की जो हालत है, मोहन भागवत जी स्वयं सेवकों को हमेशा सचेत करते रहते हैं कि कोई भी उपलब्धि हो, प्रसिद्धि परांगमुख जीवन जीने की आदत डालनी है, नींव की ईंट अपने को बनना है हमको जो है। इसलिए जो भी स्वयंसेवक हो, काम का अहंग नहीं हो, भगवान नहीं माने, वो नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, वो अमित शाह भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बाकी के लिए भी मैसेज होता है कि हमको अगर काम करना है देश के लिए तो फिर उस काम को लेके अपने अंदर अहंग ना हो जाए। जी, तो उन्होंने अवधेश जी, दिनकर केन का यही बात की थी। दशहरा आने वाला है, बड़ा वाला भाषण हम लोग उसमें सुनेंगे। वहाँ तो ये तरह की चर्चा अच्छी लगती है कि देश को संबोधित करते हुए आप कुछ कहें, लेकिन इस तरह के व्याख्यान मालाओं में ये इश्यूज बनते हुए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के करण आपके पास आएंगे तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के उस बयान को लेकर के, जिससे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी को नसीहत दे रहे हैं, जो कि चुनाव के परिणाम के बाद से लगातार कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी, तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा ही, तो उसी बातचीत हो रही है। करण वर्मा, आप इशारा भी कर रहे थे कुछ जवाब देने के लिए, शायद वो भी बोलिएगा। साथ ही मेरा एक सवाल भी लीजिए इसमें कि क्या ये कहीं थोड़ी सी अहम की भी लड़ाई है कि हर संगठन ये भी चाहता है कि मेरी महत्ता बनी रहे, मुझे हल्के मत लेना, भले ही आपके 11 करोड़ 15 करोड़ जितने भी कार्यकर्ता हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। विनोद जी ने भी एक बात कही कि भाई अंत में तो हम सब मानव हैं। बिल्कुल हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हम कॉरपोरेट देख लें, किसी भी परिवार में, एक ये थोड़ा सा अहम तो होता ही है, भले ही कितना भी ऊंचे उठ जाएं, कि भाई हमारी भी बात कुछ सुनी जाए। और ये एक दिक्कत आई, मुझे आज भी याद है, मेरी बीजेपी के लोगों से भी और संघ के लोगों से भी बातचीत जब होती है 2019 के टाइम पे, नीरज जी, पन्ना प्रमुख जो बनते थे, मतलब पन्ना होता है आपका जो इलेक्टोरल रोल्स होता है, जिसमें उस जगह के जितने वोटर होते हैं एक एक पन्ने के प्रमुख बनते थे। बाद में तो अर्ध पन्ना प्रमुख, मतलब आधे पन्ने के, जैसे 50 हैं अगर उस पे, तो 25 का एक प्रमुख, दूसरे 25 का एक, वो पन्ना प्रमुख तक संघ के साथ क्लोज कंसल्टेशन में बनते थे। और इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इस तरह से वाइड कंसल्टेशन नहीं हुई। टिकट वितरण एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे इतना कंसल्टेशन नहीं हुआ। आपने बार बार पूछा कि क्या वजह हो सकती है। मैं बस अगर स्पेक्युलेट करूं आपके सवाल को आगे ले जाते हुए, कि चुनाव से कुछ टाइम पहले ये बात उठी। हमने भी जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा देखी नीरज जी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे रिवोल्ट भी हुआ टिकट वितरण के टाइम पे। हालांकि बीजेपी बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर ले गई, 2-4 घंटे बाद ही वो हट गया। उसके बाद राम माधव जो आरएसएस के थे, जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी थी 2014 में कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे संगठन बनाने में, उसको वापस भी ये लोग लेकर आए। हालांकि बड़ी देरी से वापस लाए, पर वापस लेकर आए। तो ये कई बार एक इशारा भी होता है, जैसे कंपनियों में भी होता है, हर जगह भी होता है, कि भाई अगर टिकट वितरण में आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट बोली जिससे कि इशारा चला गया कि भाई अभी भी हमारे बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे कैंडिडेट्स के साथ क्लोज कंसल्टेशन नहीं हो रहा, जैसे यूपी में नहीं हुआ था इतना। यूपी में टिकट वितरण में दिक्कत थी लोकसभा में। और मुझे याद है, मैंने चुनाव से पहले ये बात, जब रिजल्ट भी नहीं आए थे, तब ये बात कही थी कि कुछ दिक्कतें हैं वहां पर। जबकि योगी जी की छवि अच्छी है, प्रधानमंत्री जी की छवि अच्छी है, तब भी टिकट वितरण में दिक्कत थी, और वो सामने आया। तो दबी जुबान से ये भी एक इशारा हो सकता है, अगर मैं इशारा मान लूं इस बात को, कि भाई अभी भी सुधरने की जरूरत है, टिकट वितरण में हमारे चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, हमसे कंसल्टेशन करिए। तो ये बिल्कुल हो सकती है, अहम की बात हो सकती है, पर ये इतनी बड़ी कभी भी नहीं होगी, मेरा मानना है नीरज जी, कि ये अपना बड़ा लक्ष्य खो जाए।
बड़ा लक्ष्य इनको और अच्छे से याद आ गया है इस चुनाव के बाद। इन्होंने पहली बार रियलाइज किया कि भाई लैटरल एंट्री जैसी चीज को भी, जो कि 0.5% थी, कुछ जॉब्स वो तक इनको वापस लेना पड़ गया। इनको अलग अलग बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी पे भेजना पड़ गया, अलग अलग लॉस को रुक कर पास करना पड़ गया। तो ये पहली बार रियलाइज कर रहे हैं जो एक इनविंसिबिलिटी थी 14 से 24 में, वो कम हुई है। इसलिए पावर के क्या महत्व हैं, अवधेश जी कह रहे थे कि भाई वाकई बात तो सच है कि पॉलिटिकल पावर के बियॉन्ड भी पावर है, पर पॉलिटिकल पावर की रेलेवेंस इनको समझ में आई है 272 से नीचे होने के बाद इस बार। इसलिए मुझे मानना है ये हो सकता है टेम्पररी कुछ चीजें हो, मनमुटाव हो, पर बाय एंड लार्ज लॉन्ग टर्म में ये हैं एक परिवार के, और इनमें घनिष्ठता रहेगी और अभी बढ़ेगी। जिस तरह से राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, कास्ट के उसमें बात करते जा रहे हैं, उससे संघ में वापस एक जागरूकता आ रही है कि भाई इनको तो बिल्कुल नहीं आने दे सकते हम। जो कास्ट को और इस सब का जो जहर है, जो कि हिंदुत्व का एक एंटीडोट की तरह यूज कर रहे हैं राहुल गांधी कि भाई हिंदू जात पात पे बढ़ जाएं और माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हो जाए, तो ये देखकर और लोग समझ रहे हैं कि हमें अपने मनमुटाव किनारे रखने, लार्जर पिक्चर जो है, जो बड़ा ध्येय है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये है मेरे हिसाब से। नहीं, बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई नहीं कह रहा कि दोनों के अंदर इतना विभेद हो गया कि अब दोनों अलग अलग रास्ते चलेंगे, ये तो नहीं कह रहा कोई भी। विजय जी, एक चीज़ देखिए आप, जैसे राम माधव का जिक्र आया, वो पहले गए, फिर उनको वापस लाया गया, जम्मू कश्मीर बहुत काम किया, अरुण जी के साथ काम किया, पन्ना प्रमुख की बात, और चुनाव में कम काम किया, आरएसएस ने मन लगा के काम नहीं किया, ये भी सामने आ रही। टिकट की बात, हम लोग कितना डिस्कशन इस पर हो चुका है कि ऐसा वाजपेयी जी के ज़माने में भी हुआ था कि संघ के साथ कुछ कुछ खटपट चलने लगी थी, बातचीत आने लगी थी। मेरा एक मानना है, जितना मैं संघ को कवर कराया, समझा है मैंने, कि वो लोग कोई इम्पल्स में कोई बात नहीं कहते, वो बहुत सोच समझ के, बहुत दिन से कोई चीज़ पक रही है उसके बाद ही वो रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कल कोई बात हुई और आज वो रिएक्शन दे दें, वो बहुत झेल लेते हैं, तब उनको लगता है कि अब ये बात कह देनी चाहिए, भले ही वो इशारे में कहें। तो क्या ये परिस्थिति इस समय, जैसे अभी ताज़ा देखिए ना, कि अगर जम्मू में टिकट को लेकर के विद्रोह हो रहा है, बाद में मैनेज कर लिया गया, लेकिन ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं अभी भी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये तो सभी लोगों ने माना ही है, हाँ जी, सभी लोगों ने माना ही है ये बात कि बीजेपी और आरएसएस में कोई उस तरह की खाई या वो बात नहीं है। जयराम रमेश कहते हैं तो उसमें कोई, वो भी उसको नहीं लेना चाहिए इतना गंभीरता से कि भाई जयराम रमेश ने कह दिया था, वो खाई जो है बड़ी बहुत हो गई है। बीजेपी आरएसएस तो एक दूसरे के साथ ऐसे कि उन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता मोटे तौर पर, समझे। खाई, अब जब बर्तन साथ में होते हैं तो कुछ खटपट होती रहती है, वो खटपट है, उसको उस तरह से ही देखना चाहिए। और संघ उसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आप नाराज भी हो ना, तब भी आपको बात उनकी माननी ही पड़ेगी मोटे तौर पर, ये भी समझना चाहिए। और संघ प्रमुख की आप बात कर रहे हैं कि संघ प्रमुख सोचकर कहते हैं, संघ प्रमुख सोचकर नहीं कहते। संघ प्रमुख जो भी कहते हैं वो संघ का जो कोर ग्रुप है, उसमें सरकार्यवाह भी हैं, सह सरकार्यवाह भी हैं, जो भी हाई कमान जिसे आप कहते हैं, उन सबके बीच में विचार विमर्श होने के बाद कोई बात वो कहते हैं। ये मत समझिए कि सर संघ चालक हैं तो वो कोई भी बात कह देंगे, अपने सोचकर भी वो कह रहे हैं तो भी उसका एक अनऑफिशियल अप्रूवल और डिस्कशन जो हाई कमान है या कोर ग्रुप है संघ का, उसमें चर्चा होकर होता है, समझे। इसलिए चाहे वो सर संघ चालक कहें या सुनील आम्बेडकर जी कहें, वो सब बात संघ के अप्रूवल की बात है, मतलब संघ वो सोच रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर बात हो या संघ प्रमुख ने जो बात कही हो। इसलिए संघ प्रमुख की बात को ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि आज उन्होंने कुछ कह दिया, नीरज जी ने सवाल पूछ लिया, विजय त्रिवेदी ने सवाल पूछ लिया तो वो जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हर जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं वो भले ही वहाँ पर गाइड एंड फिलोसफर हो कहने को और सबसे ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो सब लोगों के साथ विचार विमर्श करके क्या नीति होनी चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, किस बात को कहना चाहिए, उन सब की बात होती है। एक और बात जो हम लोग अक्सर करते हैं कि विचारों में बदलाव को हम नेगेटिव तरीके से लेते हैं। मैं विचारों में बदलाव को नेगेटिव तरीके से नहीं लेता। और संघ में जो लोग संघ को जानते हैं, एक बात और मैं कर दूं, अवधेश जी जो है संघ को बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैं संघ को नहीं जानता, मैं संघ के समझने का स्टूडेंट हूँ, इसलिए अवधेश जी की बात को आप अंतिम माना कीजिए संघ को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ कि विचारों में बदलाव जो है वो अच्छी बात है, और संघ का पहला जो ध्येय है या सोच है वो है बदलाव। 100 साल में संघ बहुत बदला है, बहुत सारी चीज़ों में बदला है। वो अपनी प्रार्थना में बदला है, वो अपनी पोशाक में बदला है, वो अपने विचारों में बदला है, और वो उसको उसी तरह से लेता है। यदि आप सुनील आम्बेडकर साहब की पिछले साल एक किताब आई है
उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संघ ने क्या क्या बदलाव किए, और संघ के बदलावों को संघ नहीं कोई भी हो, जैसे कांग्रेस का भी अभी जिक्र हुआ, तो जो भी लोग बदलाव कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदा लोग ही बदलते हैं ना, जिंदा लोग बदलते हैं ना, तो जिंदा लोग बदल रहे हैं, जिंदा संगठन है, संघ भी जिंदा संगठन है, और वो बहुत सारी चीज़ों को जो क्योंकि समाज के साथ जुड़ा हुआ है तो उन पर वो लगातार काम करता रहता है, उनके साथ उसमें सोच समझ होती है, उसमें डिस्कशन होता है, और वो एक लंबा प्रोसेस होने के बाद, बल्कि संघ में बदलाव में समय इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा डिस्कशन उस पर अलग अलग लेवल पर होता है और उसके बाद कोई चीज़ कही जाती है। लेकिन ये कहना कि संघ और बीजेपी के रिश्ते अब ऐसे खत्म हो गए हैं, ये भी नहीं है, और संघ अपनी विचारधारा के आगे किसी को कुछ नहीं समझता। इसका उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी जी को याद कर लीजिए। जब 2005 में पाकिस्तान में कराची में जिन्ना की मज़ार पर आडवाणी जी गए थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ, भले ही वो कन्फ्यूजन हुआ या जिन्ना के जो भाषण का जिक्र उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आडवाणी जी ने, वो संघ को नहीं पसंद आया। तो संघ ने लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में मैं आज भी कह रहा हूं कि उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। और जब लालकृष्ण आडवाणी जी को हटाया गया तब मोहन भागवत और जो लोग थे उनसे बड़े नेता के तौर पर रहे लालकृष्ण आडवाणी, संघ में भी और बीजेपी में भी। तो विचारधारा के आगे वो कहीं नहीं जाते, और वो गलती दोबारा जसवंत सिंह जी ने की, तो जसवंत सिंह जी को भी जाना पड़ा। हालांकि जसवंत सिंह जी का संघ से सीधा संबंध नहीं रहा था कभी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी तो हमेशा संघ के साथ जुड़े रहे हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ कि जब दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के अध्यक्ष थे तो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने हिंदुत्व पर व्याख्यान दिया, तो गुरुजी गोलवलकर ने उनको बुलाया और कहा कि ये काम संघ को करने दो, तुम अपनी पार्टी चलाओ। तो ऐसा नहीं है कि संघ नहीं करता, या सुदर्शन जी का जिक्र तो बहुत सारे लोगों ने सार्वजनिक तौर पे किया ही है, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे किया है। तो संघ को पेरेंटल ऑर्गेनाइज, और इसको हम बहुत वो ले लेते हैं एक अपमान की तरह से कि संघ ने कुछ कह दिया है और वो बीजेपी को कहा, इसमें क्या हो गया, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना। नीरज जी चैनल के मालिक हैं, संपादक हैं, तो वो अपने लोगों को कह सकते हैं ना। अब इसको आप इतना गंभीरता से ले लेते हैं या कहते हैं नहीं आप तो बस टूटने ही वाला है। ये ऐसे कांच के बर्तन भी नहीं है, और आजकल कांच के बर्तन भी अनब्रेकेबल आते हैं। अरे सर बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल प्लास्टिक के बर्तन टूटते नहीं गिरने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अंदर बैठ के बात कर लेते हैं ना, पब्लिक में क्यों कह रहे हैं, मैसेज माहौल ठीक नहीं, आप तो समझ रहे हैं सर। और दूसरा, जितने आपने प्रकरण गिनाए, मैंने इसीलिए कहा था कि संघ कोई भी काम या बात बहुत सोच के बोलता है, वो उसके पास बहुत डीप फीडबैक होता है, लंबे समय का फीडबैक होता है, तब वो कोई बात कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता या कोई बात नहीं कहते हो, चाहे आडवाणी जी के बारे में कही हो या बहुत सारी घटनाओं में बहुत सारे नेताओं के बारे में बात रही हो। तो यही तो मेरा सर बहुत जल्दी सर छोटा सा 10 सेकंड में आपने जो कहा ना कि अंदर बैठ के बात कर लेते, पब्लिक में क्यों किया, दरअसल पब्लिक परसेप्शन में ही तो बदलना है, इसलिए पब्लिक में बात की जाती। पब्लिक परसेप्शन ये होता जा रहा था खासकर संघ के स्वयं सेवकों में कि संघ ने एकदम सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने, तो वो पब्लिक परसेप्शन भी तो ठीक दुरुस्त करना है, इसलिए पब्लिक में बात की जाती है। ओके, अब अवधेश जी, चूंकि संघ के बारे में अंतिम तो राय आप ही की मानी जाएगी, विजय जी ने फैसला दे दिया, तो बताइए सर मामला खत्म है कि अभी है कुछ? ये नहीं है, देखिए नहीं, देखिए जैसे विजय जी ने कहा वो एक बात 100% सही है कि सरसंघ चालक होंगे, लेकिन कोई बोलने के पहले वो निश्चित हो जाता है, उनका भाषण अगर उन्होंने किसी तो वो जाता है, फिर तय होता है, वही बात बोलते हैं। तो ये है नहीं कि हाँ बोलते समय कुछ स्पॉन्टेनियस भाव आ गया, भाषा बदल गई, पंक्ति बदल गई, वो तो हो सकता है, लेकिन भाव वही रहता है। देखिए ऐसा है कि केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आरएसएस के समन्वय में उस रूप में तो अभी मैं नहीं देखता हूं जितना होना चाहिए, ये फैक्ट है। जेपी नड्डा जी का जो बयान था वो उसकी चरम परिणति थी एक अहंग की, कि वो और उसका खंडन नहीं हुआ, लेकिन जेपी नड्डा जी समन्वय बैठक में गए और 3 दिन वहाँ रहे हैं, तो वहाँ से आए हैं, एक शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में स्टेट लीडरशिप से लेकर और ऊपर तक इतने बाहर के लोग आ गए हैं कि अब इस पार्टी को उस रूप में फिर से, मतलब वो जरा एक कठिनाई है कि इसको कैसे विचार के स्तर पर लाया जाए।
नेतृत्व तो ठीक है, उनकी दिशा ठीक है, नीतियां ठीक होती है, लेकिन जब आप बड़ी संख्या में, अब जैसे बिहार के जिनको अध्यक्ष आपने बनाया था, वो बीजेपी से उनका कोई लेना देना ही था, सम्राट चौधरी को। अब वो बीजेपी अपने स्तर से चला रहे थे, वहां संघ उनके साथ क्या कर सकता है? ऐसे आप अनेक जगह देखेंगे कि ये स्थिति बनी है। अभी संघ इस पर क्या सोच रहा है, कर रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उस रूप में अभी 100% कम्युनिकेशन हो जाए, सलाह हो, उसमें थोड़ी कमी अभी है। सर यही तो बात मैं कह रहा, चले कम से कम आपने मान तो लिया कि थोड़ा सा है कुछ अभी। और अभी जो आसन्न चुनाव है, देखिए आप सर मोहन जी के बयान को ले रहे थे ना, उसका नहीं मोहन जी का बयान जो है ना, तो बहुत है अभी सर बहुत बृहद और कॉन्टेक्स्ट में होता है। वो जब कोई बात, मैंने कहा ना वो संघ को मैंने भी कवर किया, जो कहते हैं तो बहुत संदर्भित बात होती है, उसको एक इश्यू नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उन्होंने ये वाली बात भी कही ना, महाराष्ट्र में एक आदमी को क्यों रखा आपने पार्टी सरकार में, जिसके ऊपर आप स्वयं आरोप लगाते थे, ये इशू आया सामने, लेकिन वो अभी तक अनरिजॉल्व है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले 4 राज्यसभा के राज्यों के चुनाव है, उसके परिणाम के बाद फिर हम लोग देखेंगे, एक बार बैठेंगे। हालांकि अभी बीच बीच में कुछ भी हो सकता है, दशहरे के भाषण के बाद भी बैठेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।